हमारे सूरज के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस सिर्फ 1 घंटे में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि पूरे 1 साल तक प्लेनेट अर्थ की सारी एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ सूरज की इसी पावर को इंसानों ने जमीन पर ही हासिल कर लिया है, तो दोस्तों जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा फिजिक्स के साइंटिस्ट ने एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया है जिसकी मदद से हम सूरज की तरह एनर्जी को इसी जमीन पर बना सकते हैं। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इसका साइज बहुत बड़ा होगा, सूरज के बराबर एनर्जी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रिएक्टर होना चाहिए, लेकिन आप गलत हैं। इसका साइज सिर्फ 5 मीटर ऊंचा और 15 मीटर चौड़ा है। हाँ दोस्तों, ये रिएक्टर हाईली पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करता है और क्या पता हम किसी दिन इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लें कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। और अगर फ्यूचर में ऐसा मुमकिन हो गया तो सूरज से मिलने वाली किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। यानी अगर हम चाहें तो बड़े बड़े स्पेसशिप बिना किसी परेशानी के खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करके कंप्लीटली इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवलिंग सिविलाइजेशन भी बन सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन स्टार्स। इतने कम एरिया में इतने छोटे से रिएक्टर की मदद से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारी जमीन यानी अर्थ ही हमारी स्पेसशिप है और सूरज ही हमारा वाहिद एनर्जी हासिल करने का जरिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज में आखिर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसी तरह अगर हमें सूरज का मुतबादल ढूंढना हो या बनाना हो, सबसे पहले सूरज के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझना होगा। दोस्तों, किसी भी स्टार की तरह सूरज में भी जो सबसे ज़्यादा तादाद में एलिमेंट मौजूद होता है वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स का सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है। एक सिंगल प्रोटॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और अब सितारे के कोर के अंदर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं। असल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब कहने को तो 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन एक जैसा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को धकेलते हैं, लेकिन सितारे के कोर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि 2 प्रोटॉन्स भी कोलाइड होकर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। अब साइंसदानों ने जब इस कोलिजन को लैब में रेप्लिकेट करने की कोशिश की, तब ये बात सामने आई कि फ्यूज़ होने के बाद जो नया एटम बनता है, इसका टोटल मास इसके इंडिविजुअल मास से कम होता है। यानी कोलिजन के दौरान इसका कुछ हिस्सा एनर्जी में तब्दील हो जाता है और इसी को नाम दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, जो एक स्टार को अपने अंदर कोलैप्स होने से भी बचाती है। और आज की तारीख में कायनात में जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं वो कभी ना कभी किसी स्टार के अंदर ही फॉर्म हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ये सब हमें प्रूफ करके पहले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन दे चुके हैं। और तब ही शायद कोई इसको समझ पाए और शायद ही कोई ये बात जानता हो कि एटम्स की तरह ही आइंस्टाइन की जिंदगी भी काफी पुरअसरार थी। 1902 में इसराइल के तकरीबन सदर बनने से लेकर हिटलर के पर्सनल जासूस होने का इल्जाम और ऐसे कई पुरअसरार चीजों और बातें जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मशहूर हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आइंस्टाइन की पुरअसरार जिंदगी पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कायनात में मौजूद सारे हैवी एलिमेंट्स की किसी न किसी स्टार के अंदर ही पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, ना कि न्यूक्लियर फिजन की। सुनने में तो ये दोनों अल्फाज एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। इसीलिए ज़्यादातर यूरेनियम एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल है। और इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा एहतियात से मॉनिटर करना पड़ता है, जिसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बजाय न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करें तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूजन में ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि फ्यूजन में नहीं। तो दोस्तों, फ्यूजन में किसी रेडियो एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। और फ्यूजन में इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा।
इस प्लाज्मा को एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से मेंटेन करके रखा जाता है, जिसमें इसे करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। और जब टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ जाता है तब जाके प्लाज्मा में फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब अगर इस सिस्टम में कोई खराबी भी आ जाए तो क्या प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा और फ्यूजन भी खुद ही रुक जाएगा, यानी इससे कोई बड़ा एक्सप्लोजन या कोई बड़ा रेडियो एक्टिव खतरा नहीं होगा। और इन फ्यूजन रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन के मुकाबले में मंतोर करना ज्यादा आसान भी होता है। लेकिन फिर क्यों फ्यूजन को इस्तेमाल नहीं किया जाता फ्यूजन की जगह पर? तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि फ्यूजन को इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की गई। साल 1930 में इसे सबसे पहले यूज करने की कोशिश की गई और न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे पहला लाइट डिस्ट्रॉइंग थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया। जर्मनी का ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर शायद न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन की डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा पुश देने वाला हो। जर्मनी के इस रिएक्टर का नाम है वेंडलस्टीन 7X, जो कि एक्सेलरेटर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसके बारे में सोचने से लेकर इसे असल में बनाकर तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस रिएक्टर को बनाने में तकरीबन 19 साल और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की कीमत लगी। कई सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस और प्लानिंग के बाद साइंसदानों ने इसका ऐसा यूनिक डिजाइन बनाया। इस डिजाइन के सबसे अंदर होता है ये ट्विस्टेड ट्यूब, जिसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा इसके अंदर आसानी से फ्लो कर पाता है। और इस डिजाइन को कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। इसके अंदर के प्लाज्मा को एफिशिएंटली कंटेनर में रखा गया है। इस प्लाज्मा को ट्यूब के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए बाहर लगे 50 यूनिक कॉइल की मदद से ये टेस्ला 2.5 जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। सुनने में ये छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन फील्ड हमारी पूरी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 1 लाख गुना ज्यादा है। इसकी मदद से प्लाज्मा को एक कन्फाइंड स्ट्रक्चर में मेंटेन किया जाता है। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही फ्यूजन अचीव नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि हम जमीन पर सूरज की कोर जितना प्रेशर तो नहीं बना सकते, और इसीलिए हमें टेम्परेचर को ही बढ़ाने की जरूरत होती है। और ऐसा करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशंस का सहारा लिया जाता है। इसकी मदद से प्लाज्मा को 10 करोड़ डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है, जो कि हमारे सूरज के कोर के टेम्परेचर से 7 गुना ज्यादा है। अब चूंकि देने वाली बात यह है कि प्लाज्मा का इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद ट्यूब के बाहर सिर्फ 1 मीटर के फासले पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेम्परेचर लिक्विड हीलियम को यूज करके मनफी 270 डिग्री तक बरकरार रखा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इतने कम टेम्परेचर में ये कॉइल एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। यानी ये दुनिया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इतने थोड़े से फासले पर हमें इतने बड़े टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन मिलता है। यानी सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर बेइंतहा हाई टेम्परेचर और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 0। इसके अलावा पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए और इन एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कई दूसरे रेगुलेटर्स भी इसमें फिट किए जाते हैं। और इसके बाद पूरे सिस्टम को एक प्रोटेक्टिव फ्रेम के अंदर बंद कर दिया जाता है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को लगाने के बाद इस पूरे सिस्टम का वजन 100 टन जितना हो जाता है, जिसकी वजह से इस भारी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट सिस्टम के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। और कुछ इस तरह हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाता है। अब जर्मनी का ये रिएक्टर दुनिया का इकलौता रिएक्टर नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर चीन का है, जिसका नाम है टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। इस रिएक्टर की मदद से साइंटिस्ट ने प्लाज्मा को 7 करोड़ डिग्री यानी सूरज की कोर से भी 5 गुना ज्यादा करने में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ यही नहीं, ये फ्यूजन रिएक्टर पूरे 17 मिनट तक लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और आज चीन की कामयाबी को देखते हुए 35 मुल्कों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने का फैसला किया है और 2025 तक मुकम्मल करने का ऐलान भी किया है। लेकिन जहां हम इसके साइज को इतना बड़ा बना रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि इसको इतना छोटा बना पाएं कि हमारी हथेली में ये फिट हो जाए? क्या हम ऐसा एक छोटा सा रिएक्टर बना सकते हैं
हाँ, ये सच है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा और शायद इसकी एनर्जी आउटपुट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हो सकता है ये आने वाले वक्तों में मुमकिन हो सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।